अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर सुन लिया होगा। अब तो आप लोग बोर हो गए होंगे कि टीचर बस यही कहती है कि हर लेक्चर के स्टार्ट पे हाँ आपने प्रीवियस लेक्चर सुन लिया होगा। तो कोई बात नहीं, ये तो टीचर का फ़र्ज़ है, उन्होंने तो आपसे यही कहना है कि आप पढ़ लें, बाकी तो आप लोगों की मर्ज़ी है। जी, हम स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ रनिंग सिस्टम। आपके जो रनिंग सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका मैनेजिंग बोटल नेक। जी हाँ, ये बॉटल नेक जो कंसेप्ट है ये वही कंसेप्ट ही है कि आपकी जो बॉटल ऊपर तक भरती जाए तो उसको उसकी जो बॉटल की नेक होती है, ठीक है, आप लोगों ने बॉटल्स देखी हुई है ना। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे बॉटल नेक को मैनेज करना है, ओवर नहीं करना हमें, इसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल इट्स कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे जो भी आपकी परफॉर्मेंस है सिस्टम की वो बेस होती है किसके ऊपर, परफॉर्मेंस ऑफ ऑल इट्स कंपोनेंट, मतलब सारे उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो इंटरऑपरेबिलिटी को शो कर रहे हों वेरियस कंपोनेंट्स की, मतलब एक दूसरे के साथ रिलेट होने चाहिए। देयर फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम ओनली हैज़ वैल्यू इफ़ द कंप्लीट सिस्टम इज़ टेकन इनटू द अकाउंट। तो यहाँ पे टोटल सिस्टम जो है वो कंप्लीट तब काउंट किया जाता है जब एक सिस्टम की परफॉर्मेंस को प्रॉपर मेजर किया जाता है। फॉर इंस्टेंस बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जब हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड कर रहे होते हैं विद रियली फास्ट नेटवर्किंग कंपोनेंट्स के साथ, तो उसके कुछ फ़ायदे होते हैं। और जब हम कोई मतलब कि डिस्क जो है वो आपकी स्लो हो रही है तो इसके बेस पे हम इसकी परफॉर्मेंस को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम भी अगर होती है, आप परफॉर्मेंस प्रॉब्लम में बी आइडेंटिफाइड बाय शो और अनरिस्पॉन्सिव सिस्टम। तो सम टाइम ये होता है कि आपका जो सिस्टम है ओवरलोड होने की वजह से, ओवर परफॉर्म्ड होने की वजह से क्या होता है कि आपका सिस्टम अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, स्लो हो जाता है। दिस यूजुअली अकर्स बिकॉज ऑफ हाई सिस्टम लोड कॉजिंग सम कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम सम लिमिट्स। तो ये चलता रहेगा इसी तरह ही, आप लोग इसको थ्रू आउट रीड आउट कर लें। तो यहाँ पे जो भी कैपेसिटी है वो लिमिटेड होनी चाहिए, ओवर नहीं भरना। वही ना हो कि जैसे आप बोतल को भर देते हैं तो वो एक्स्ट्रा जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी भी हो और आपका सिस्टम भी स्लोइंग डाउन ना हो, होल सिस्टम जो है वो कंप्लीट परफॉर्मेंस को मेजर कर सके। So according to bottleneck law, every system regardless of how well it work, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो सिस्टम है वो कैसे काम करेगा, अच्छा काम करेगा। हैज़ एट लीस्ट वन कॉन्स्ट्रेंट, मतलब इसके पास एक रूल। कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है, रूल्स और चेक्स और रूल्स। बोटलनेक दैट लिमिट इज परफॉर्मेंस, दिस इज़ परफेक्टली ओके। तो क्योंकि इसमें लिमिट होती है, उससे ज़्यादा तो हम इसको बढ़ नहीं ना सकते ना। तो when the bottleneck does not negatively influence performance of the complete system under the highest expected load। बोटलनेक जो बेंचमार्किंग था, बेंचमार्किंग क्या था, वो एक ऐसा वे था, ऐसा तरीकाकार था जिसमें हम मेजर करते हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट को, वाइल सिस्टम परफॉर्मेंस टेस्ट मेजर द सिस्टम एज अ होल। तो हम यहाँ पे इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट को करते हैं। तो अब बोटलनेक में ऐसा नहीं है, बोटलनेक में लिमिट है। बोटलनेक जो है वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस होती है ना उसकी अंडर द हाईएस्ट एक्सपेक्टेड ओवरलोड की वजह से हम उसको इग्नोर नहीं करते। तो इसलिए परफेक्टली ओके काम करता है तब भी। जब हमारी ओवरलोडिंग होना शुरू हो जाती है तब आपका बेंचमार्क जो है वो सॉरी बोटलनेक है जो वो परफेक्ट है। और अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हो तो वहाँ पे आपका बेंचमार्किंग जो है वो बेस्ट है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सेकंड पॉइंट है जी परफॉर्मेंस टेस्टिंग। There are three major types of performance testing for testing complete system। So यहाँ पे थ्री मेजर टाइप्स हैं आपकी जो टोटल परफॉर्मेंस टेस्टिंग है आपके सिस्टम को टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। पहली तो आपकी लोड टेस्टिंग है, फिर स्ट्रेस टेस्टिंग आती है, फिर आपकी आती है एंड्योरेंस टेस्टिंग। तो वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं। लोड टेस्टिंग के नाम से पता चल रहा है कुछ लोड करनी है चीज़, कोई भी ओपन करनी है तो वेबसाइट चलानी है, लोड होनी है। दिस टेस्ट शो हाउ अ सिस्टम परफॉर्म अंडर द एक्सपेक्टेड लोड, क्या वो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक लोडिंग हो रही है या नहीं हो रही। इट इज़ अ चेक टू सी इफ़ द सिस्टम परफॉर्म्स वेल अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस।
ठीक है जी। सर्कमस्टेंसेस टोटल उसके एनवायरनमेंट के मुताबिक जो भी वो सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, क्या वो ओके है या नहीं है, वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा। स्ट्रेस टेस्टिंग, दिस टेस्ट शोज़ हाउ आर सिस्टम रिएक्ट। तो ये क्या है, आप यहाँ पे ये टेस्ट जो है वो बता रहा है कि सिस्टम जो है वो आपका कैसे रिएक्ट कर रहा है व्हेन इट इज़ अंडर एक्सट्रीम लोड। मतलब बहुत ज़्यादा लोडिंग होती जा रही है तो इस स्ट्रेस को क्या वो बियर कर रहा है। वही ना हो कि जैसे कि हमारी पीपीएससी की वेबसाइट है वो थक हार जाती है और वो चुप हो जाती है, और आप लोगों ने पेपर भी दिया है जीसी की वेबसाइट पे, तो वो भी थक हार जाती है। तो स्ट्रेस टॉलरेंस होनी चाहिए। तो बेहतर होता है कि हम यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट लगा दें, बॉटल नेक को यूज़ कर लें ना, तो ज़्यादा बेहतर है। ओवरलोड नहीं करना हमें। एंडोरेंस टेस्टिंग, ये क्या चीज़ है? दिस टेस्ट शोज़ हाउ आर सिस्टम बिहेव्स, आपका सिस्टम कैसे बिहेव करता है व्हेन इट इज़ यूज एट द एक्सपेक्टेड लोड, जब आप एक्सपेक्टेड लोड करना चाह रहे हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आप लार्ज पीरियड ऑफ टाइम के लिए करना चाह रहे हैं। Typically, issues that arises are memory leaks, expanding database tables और filling disk leading to performance degradation। जब भी इस तरह की नेगेटिविटी अगर होती है तो एंडोरेंस टेस्टिंग जो है वो हम अप्लाई करते हैं इस तरह की सिचुएशन में। ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलती रहेगी, एक्सपेक्टेड जो हम चाह रहे हैं कि हमें ये परफॉर्मेंस अकर होनी है, इम्यूलेट करवानी है। परफॉर्मेंस ब्रेकिंग पॉइंट, नंबर ऑफ सिम्युलेटेड यूज़र्स हैं, ये आपका रिस्पॉन्स टाइम है। तो यहाँ पे आपका ब्रेक पॉइंट लगा, देखें ना स्मूथ चल रहा था आपकी यहाँ पे परफॉर्मेंस, चलते चलते यहाँ पे स्मूथ पॉइंट लग गया, तो ये आपकी चेक करेगा कि यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ अकर हुई है जिसकी वजह से आपके ये जो ब्रेक पॉइंट है वो अकर हुआ है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग शो सॉफ्टवेयर टिपिकली यूजेस वन और मोर सर्वर्स टू एक्ट एज इंजेक्टर्स, लाइक इम्यूलेट करता है, नंबर ऑफ़ यूज़र निकालते हैं उसमें से, ईच रनिंग अ सीक्वेंस ऑफ इंट्रैक्शन, और देखते हैं कि हर एक जो भी आपकी एनालिटिक्स है वो शो हो रही होती है। तो दैन इसमें देखते हैं कि ये जो आप शो करवा रहे हैं परफॉर्मेंस मैक्सिमम है और लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है, आपके गोल जो अचीव हो रहे हैं। परफॉर्मेंस टेस्टिंग शुड आल्सो बी डन इन द प्रोडक्शन लाइक इन्वायरमेंट। आपकी जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग है ना वो अकॉर्डिंग टू योर लाइक इन्वायरमेंट के मुताबिक होनी चाहिए। यूजुअली समटाइम ऐसा होता है कि इन्वायरमेंट जो है वो आपके अनरिलायबल हो जाता है और जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस होना चाहिए, आपकी कॉस्ट रिड्यूस होनी चाहिए, टेम्परेरी टेस्ट इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। लाइक दीज ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस ऑफ योर सिस्टम। सो यहाँ पे एक एक्सपीरियंस सिचुएशन क्रिएट की गई है, तो आप लोग इसको रीड आउट कर लीजिएगा। इस तरह के ना सिनेरियोज़ होते हैं, तो आप लोगों के इस पेपर्स में अगर मैं मिड का पेपर हुआ तो मैं आप लोगों को सिनेरियोज़ दूंगी। ठीक है जी, सिनेरियोज़ आएंगे, आपने उस सिचुएशन को रीड करना है और उसको सॉल्व आउट करना है। ओके अब हम देखने लगे हैं परफॉर्मेंस पैटर्न्स। यहाँ पे क्या है, देयर आर वेरियस वेज टू इम्प्रूव दी सिस्टम परफॉर्मेंस। दिस सेक्शन डिस्क्राइब कैशिंग, मतलब जो आपकी कैशिंग होती है, कैशिंग, स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग, हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर्स की फॉर्म में, जूडमेंट की फॉर्म में, ग्रिड्स, डिज़ाइनिंग फॉर परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट। मतलब कि एक सिक्योर एक पैटर्न जो होता है ना, एक तरीकाकार उस चीज़ के बारे में है कि परफॉर्मेंस का पैटर्न क्या है। तो बट हम जो इस चीज़ है आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए बेहतर है कि हम उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तरफ फोकस करें। तो बेहतर रहता है कि हमें आपका जो सिक्योरिटी का पैकेट है, आपके जो पैटर्न है, परफॉर्मेंस है, उसको बेहतर करें। इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस ऑन अपर लेयर, आप अपनी जो अपर लेयर है देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। एक्सपीरियंस लर्न्स दैट 80% ऑफ परफॉर्मेंस इश्यूज आर ड्यू टू बैडली बिहेविंग एप्लीकेशन। सो ये तो बात 100% ठीक है, जो आपकी एप्लीकेशंस होती हैं ना उसकी वजह से 80% परफॉर्मेंस के ऊपर इंटरेक्ट जो है वो इश्यूज़ क्रिएट होते हैं जो कि बैडली आपने मैनेज नहीं की होती।
While much effort can be put into optimizing infrastructure performance, it is good practice to first check the performance optimization. तो आपकी जो अच्छा इम्पैक्ट डालना चाहते हो ना, तो आपकी सबसे पहले एसईओ जो है, हम एसईओ की बात करते हैं ना, ऑप्टिमाइजेशन, तो आपकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन उसी को कह लें कि जो भी डिस्प्ले करवाना है वो अच्छा होना चाहिए, वो फास्ट होना चाहिए. Database and application tuning typically provides much more opportunity for performance increase than installing more computing power. तो आपकी जो पास आप एप्लीकेशन जो है क्रिएट कर रहे हैं, तो बेहतर है उसकी पावर को इंक्रीज़ करो, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करें, मच देन कि आप जो उसकी कंप्यूटिंग की पावर जो है उसके ऊपर सारा फोकस करें. तो हमें परफॉर्मेंस के ऊपर जो है और बड़ा अच्छे से काम करना चाहिए. ये भी सिनेरियो आप लोग रीड कर लीजिएगा. मतलब डिफरेंट लोगों ने एक्सपीरियंस बताया कि ये हमारा एक्सपीरियंस है, इसमें हमने ये चीज़ देखी, मतलब डिफरेंट काम किए. लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर आप परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करते हो तो ज़्यादा बेहतर होता है. एप्लीकेशन परफॉर्मेंस कैन बेनिफिट फ्रॉम प्रायोरिटाइजिंग टास्क. सो आपकी जो मतलब एप्लीकेशन परफॉर्मेंस है, प्रायोरिटाइज मतलब प्रायोरिटी दे दी जाए टास्क को, वर्किंग फ्रॉम द मेमोरी एज मच एज़ पॉसिबल, जितना मतलब आप पॉसिबल कर सके, अपने काम को आसान कर सके, अपनी परफॉर्मेंस को ज़्यादा इन्हांस करने के लिए ना स्केजुअल्स वगैरह जो है ना, स्केजुअल्स परफॉर्म उसके ऊपर कर दे तो ज़्यादा. सो हमें इस चीज़ का बड़ा अच्छे से पता है कि आजकल जो आपका करंट ईरा है, इस सिंगल प्रोसेसर के साथ तो दुनिया नहीं ना चलती. मल्टी प्रोसेसर होगा तो जितना ज़्यादा हमारे पास ह्यूज फॉर्म में, बंडल ऑफ फॉर्म में काम है, तो मल्टी कोर प्रोसेसर जो है वो यूज़ होते हैं. लाइक मल्टीपल थ्रेड्स हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, मल्टीपल टास्क हैं, तो मल्टी थ्रेडेड सिस्टम यूज़ हो रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ जो है दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस, एंड मैनी एप्लीकेशन रन ऑन ओनली वन ऑफ द अवेलेबल कोर्स ऑफ द CPU. तो मैं तो अपने पर्सनल कंप्यूटर में इतना सारा काम मैनेज नहीं कर सकती, तो इस वजह से ये चीज़ कह रहे हैं कि बदकिस्मती के साथ कि हम भी इतना सारा काम एक सिस्टम के ऊपर नहीं कर सकते. हमें इसके लिए एक्सपेंस जो है वो करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा जो है बाई करना पड़ेगा. ये भी इंटेल के बारे में बताया गया है. इंटेल कंपनी है तो वो क्लॉक की स्पीड जो है वो बूस्ट करती है. CPU वगैरह अगर वो एक CPU लगाते हैं सिंपल, तो उसके अंदर कितने टास्क जो हैं, कितने प्रोसेसर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं एक सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन के ऊपर. तो ओवरऑल जो भी काम है, टेम्परेचर है ना, ये कहा जा सकता है कि वो CPU ही आपका परफॉर्म कर रहा होता है. तो CPU बड़ा एफिशिएंट होना चाहिए, रैम भी अच्छी हो, तो आपका सिस्टम जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस शो करता है. कैशिंग जी हाँ, कैशिंग improves performance by retaining frequently used data in high speed memory, reducing access time to data. तो ये क्या करते हैं, कैशी क्या करता है, इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस आपकी जो फ्रिक्वेंटली डाटा यूज़ हो रहा है, हाई स्पीड मेमोरी, रिड्यूसिंग एक्सेस टाइम ऑफ डाटा. मतलब आपका जो डाटा की एक्सेस टाइम है ना, मतलब एफिशिएंट करती है उसको रिड्यूस कर देती है, एक्सेस टाइम कम कर देती है, हाई स्पीड जो है वो परफॉर्म होती है. तो कैशे भी तो स्मॉल मेमोरी होती है ना, वो आपकी स्पीड अप करने के काम आती है. सम सोर्सेज डैट प्रोवाइड डाटा आर स्लोअर दैन द अदर. तो कुछ जो ऐसे सोर्सेज हैं जो डाटा प्रोवाइड करते हैं वो स्लोअर होता है बाकियों के निस्बत. तो अप्रोक्सीमेटली ये यहाँ पे स्पीड जो है वो रिट्राइविंग की गई है डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इन शोन इन द टेबल 8. तो ये आपके कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट, और ये टाइम बता रहे हैं कि कितना डाटा जो है वो ले रहा है, फेच करने के लिए डाटा कितनी स्पीड ले रहा है. फिर उसके बाद मतलब आपकी आती है डिस्क कैशिंग. डिस्क में आपकी जो मैकेनिकल डिवाइसेस आती हैं डैट आर स्लो बाय द नेचर. तो यहाँ पे क्या चीज़ है, जो आपकी डिस्क की मैकेनिकल डिवाइसेस हैं वो स्लो होती हैं, किसकी वजह से, आपकी जो अकॉर्डिंग टू नेचर डिपेंड करती हैं. स्पीड अप करना है तो डाटा फ्रॉम द डिस्क हम लेंगे. तो हमें पता है कि बेटा जो आपकी रैम होती है ना, रैम और CPU के दरम्यान में एक मेमोरी होती है, कैशे मेमोरी. तो बार बार जो डाटा है वो रैम से तो नहीं ना लेगा CPU, उसको जो पास पड़ेगा कैशे, फास्ट मेमोरी भी होती है और स्मॉल मेमोरी भी है. तो वो डाटा जो रैम होता है ना वो कैशे मेमोरी को पकड़ा देता है. तो डाटा CPU कहाँ से ले रहा है, कैशे मेमोरी से ले रहा होता है. तो कैशे मेमोरी आपकी एफिशिएंट मेमोरी होती है. दी कैशे मेमोरी स्टोर ऑल रिसेंटली रीड फ्रॉम द डिस्क. सो जो भी रिसेंटली फाइल ओपन होती हैं तो वो रैम के अंदर तो होती हैं. तो रैम क्या करता है, कैशे को सेंड कर देता है, कैशे आगे CPU को सेंड कर देता है. जो भी ज़रूरत होती है वो CPU आपका कैशे मेमोरी से क्या कर लेता है, फैच कर लेता है. सो वही चीज़ ही इसमें बताई गई है. तो इससे आपका काम भी जो है वो फ्रिक्वेंटली होता है, फास्ट हो जाता है.
ये डिफरेंट वेब प्रॉक्सीज़ होती हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैशिंग इज़ द यूज़ ऑफ वेब प्रॉक्सीज़। ठीक है, अब वेब प्रॉक्सीज़ भी तो एफिशिएंटली काम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। व्हेन यूज़र ब्रोज द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ फैचिंग ऑल रिक्वेस्टेड डाटा फ्रॉम द इंटरनेट ईच टाइम। तो प्रॉक्सीज़ यूज़ कर लेते हैं। प्रॉक्सी सर्वर होता है जहाँ से आप डाटा जो है वो फैच कर लेते हैं। तो इसके 2 बेनिफिट्स हैं। यूज़र गेट देयर डाटा फास्टर देन इट वुड बी रिट्राइव फ्रॉम अ डिस्टेंस वेब सर्वर। तो प्रॉक्सी से जो है वो ज़्यादा फास्ट डाटा एक्सेस हो जाता है। और दूसरा क्या है इसका फ़ायदा, अदर यूज़र्स आर प्रोवाइडेड मोर बैंडविड्थ। तो यहाँ पे मोर बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है टू दी इंटरनेट एज द डाटा डिड नॉट हैव टू डाउनलोड इट अगेन। Optional data store ODS is read only replica of a part of ऑपरेशनल डाटा स्टोर है, सिर्फ और सिर्फ स्टोर हो रहा है, रीड ओनली पार्ट है किसका, आपके डाटाबेस का, फॉर द स्पेसिफिक यूज़ इंस्टेड ऑफ एक्सेसिंग द मेन डाटाबेस फॉर रिट्राइविंग इन्फॉर्मेशन। तो इसके अंदर हम जो भी इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ऑन इंफॉर्मेशन इज़ ऑफन रिट्राइव फ्रॉम आ सेपरेट स्मॉल ओडीएस ऑलरेडी बता दिया आपका ऑपरेशनल डाटा स्टोर है। तो ये डाटाबेस के साथ तो होता है सेपरेटली, लेकिन इसमें क्या है, नॉट रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द मेन डाटाबेस। तो लेकिन ये बेसिकली आपकी जो मेन डाटाबेस है उसको नहीं कर रहा। इसके जो मेन डाटाबेस है ना उससे सब डिवीजन की गई है, सिर्फ और सिर्फ उसी को ही रेप्लिका किया गया, उसी को ही कॉपी पेस्ट किया गया है। फ्रंट एंड सर्वर इन वेब फेसिंग इन्वायरमेंट स्टोरिंग मोस्ट एक्सेस पार्ट ऑफ पेजेस ऑन द वेब फ्रंट एंड सर्वर लाइक स्टैटिक पिक्चर्स हो गई। आप कोई भी लैंडिंग पेज बनाया ना, एक स्टैटिक पेज बनाया होता है, तो वो लर्न करता है आपकी ट्रैफिक को, जो भी बैक एंड है। देखें फ्रंट एंड सर्वर है ना, फ्रंट एंड को मैनेज करेगा, बाकी बैक एंड का बोझ उसके ऊपर नहीं होगा। रिवर्स प्रॉक्सीज कैन बी यूज टू ऑटोमेटिकली कैशे मोस्ट रिक्वेस्टेड डाटा एज वेल। तो यहाँ पे रिवर्स प्रॉक्सीज यूज़ हो सकती हैं ऑटोमेटिकली, तो मतलब कैशे मेमोरी से लेगा और ऑटोमेटिकली उसको कर देगा। फ्रंट एंड सर्वर जो है ना उसके ऊपर इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी आपको। स्टैटिक पिक्चर्स लाइक जैसे हम लगा देते हैं, एक स्टैटिक पेज बनाते हैं। इन मेमोरी डेटाबेसेस इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस, मेमोरी डेटाबेस है, एंटायर डेटाबेस कैन रन फ्रॉम मेमोरी इंस्टेड ऑफ फ्रॉम डिस्क। तो यहाँ पे क्या है, आपकी जो भी डेटाबेस है ना वो आपकी मेमोरी से रन हो रही है, लेकिन डिस्क से रन नहीं हो रही, मतलब कि सेकेंडरी मेमोरी से नहीं रन हो रही। किधर से हो रही है, आपकी रैम होगी, मेमोरी है ना। सो दिस इज़ कॉल्ड इन मेमोरी डेटाबेस आर यूज्ड इन सिचुएशंस वेयर परफॉर्मेंस इज़ क्रूशियल। मतलब कि सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है, तो ये उसी चीज़ को ही रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद आप ये आती है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो होता है, आपने सिस्टम को इन फ्यूचर यूज़ की मतलब उसकी ज़रूरत पड़ गई है, आपको उसको हैंडल करना है, उसमें कोई न्यू फीचर ऐड करना है, तो आपने अपना सिस्टम एक ऐसा बनाना होता है कि कल वो एक्सटेंड हो सके, तो मॉडिफाइड कर सकें आप उसके कंपोनेंट में, एक्स्ट्रा एडिशन एक्यूमुलेशन कर सकें। तो ये आपकी मतलब इस सेंस में इसको कहा गया है कि स्केलेबिलिटी होता है आपका सिस्टम किसी भी टाइम पे एक्सटेंड की ज़रूरत पड़े तो आप उसमें इन्हांसमेंट कर सकें। वर्टिकल स्केलिंग होती है और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है। अब वर्टिकल स्केलिंग जो होती है ना उसका मतलब होता है स्केल अप। इसका मीन एडिंग रिसोर्सेज टू सिंगल कंपोनेंट इन अ सिस्टम। तो हम जो भी रिसोर्सेज ऐड करते हैं एक सिंगल कंपोनेंट करते हैं एक सिस्टम के अंदर, जैसे कि आप CPU और मेमोरी टू अ सर्वर ऐड करना चाह रहे हैं। हॉरिजेंटल स्केलिंग को देख लेते हैं, तो अल्टरनेट है इसका हॉरिजेंटल स्केलिंग आल्सो नोन एज स्केल आउट। वो वर्टिकल अप थी, इसमें आउट है। इसका मतलब क्या है, एडिंग मोर कंपोनेंट्स। उसमें क्या था भाई, उसमें ये था आप क्या कर सकते हो टू अ सिंगल कंपोनेंट, लेकिन इसमें क्या है, एडिंग मोर कंपोनेंट्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज एडिंग अ न्यू वेब सर्वर इन अ पूल। मतलब इसमें हम कंपोनेंट नहीं कर रहे, इसमें हम एज अ होल कर रहे हैं, इसमें न्यू वेब सर्वर कर रहे हैं, एक सर्वर के अंदर और सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं, सिस्टम मतलब एक फुल सिस्टम बना रहे हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी वर्चुअल मशीन की बात करती हूँ, मैं कह रही हूँ कि आपने अपनी विंडो तो की हुई है, एक और विंडो करें इसके ऊपर, तो पूरा का पूरा आप उसकी मेमोरी शेयर कर रहे हो, उसको CPU शेयर कर रहे हो,
दैट्स ऑल। तो यहाँ पे आपकी हॉरिजेंटल की एग्जांपल देखें, पार्टीशन की है, वेब सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर है, फिर उसके बाद डेटाबेस सर्वर है, फिर उसके बाद सैन है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है, एज आ नेटवर्क है, डिस्क है, फिर इसके मतलब डिफरेंट पार्टीशन की गई हैं। ये पार्टीशन सिस्टम है, ये एडिड वेब सर्वर है। अब यहाँ पे एक वेब सर्वर ऐड हुआ, बाकी सारी वही सी थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए वेब सर्वर के अंदर फर्दर एडिशन हो रहा है। वेब सर्वर वेब सर्वर वेब सर्वर, मतलब मल्टीपल वेब सर्वर हैं और वो सबके साथ एज आ पैरेलल के फॉर्म में काम कर रहे हैं। अब इसमें एडिड हो रही है डेटाबेसेस, मतलब हाँ, अगर मैं इधर कहूँ कि एडिड एप्लीकेशन सर्वर, एडिड डेटाबेसेस, एडिड डिस्क, तो इस तरह इन्होंने एनहांसमेंट की और कोई भी चीज़ नहीं है कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद आता है आपका लोड बैलेंसिंग। तो लोड बैलेंसिंग का तो ऑलरेडी पता नहीं कितनी बार हो चुका है। लोड बैलेंसिंग ऑप्टिमल बेस्ट पाथ होना चाहिए, आप मतलब कि हॉरिजेंटल स्केल सिस्टम होना चाहिए ताकि आप लोग मोर कंपोनेंट्स ऐड कर सकें। अगर कर रहे हैं तो वो लोड बैलेंसिंग रखें, ये नहीं है स्ट्रेस बैलेंसिंग होना चाहिए। एग्जांपल है इधर लिखी हुई, जैसे कि मल्टीपल उसके कंपोनेंट्स हैं, सर्वर्स है, आइडेंटिकल टास्क है। तो एग्जांपल देखें, वुड बी अ वेब सर्वर फॉर्म, अ मेल सर्वर फॉर्म, हमें पता है कि FTP होता है ना, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल करने के लिए। अ लोड बैलेंसर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट टास्क टू मेंबर्स, हमें पता है कि जब लोड बैलेंसिंग करने के लिए क्या देखें, मैंने आपको भी ईमेल सेंड करनी है, मैंने डिफरेंट लोगों को ईमेल सेंड करनी है, तो हर एक मेंबर को वो मैनेज कर रहा है, तो ये होता है लोड बैलेंसिंग। वेब सर्वर देखें, लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट है, इसने क्या करना है, लोड बैलेंसर ने किसके पास जाना है, उसको जो है ऑटोमेटिकली शेयर कर देगा। High performance cluster provides a vast amount of computing power by combining many computer system। तो आपकी हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर होता है ना बहुत ज़्यादा यूनिट, तो कम्बिनेशन ऑफ मैनी कंप्यूटर्स, अमाउंट ऑफ कंबाइनिंग पावर, तो उन सबको एक्यूमुलेट कर देना, तो वो जो होता है उसको हम क्लस्टर कहते हैं। जुर्मट होता है क्लस्टर, मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कंबाइन कर देना, मल्टीपल कंप्यूटर की वर्किंग पावर ETC सब कुछ कंबाइन हो, तो इससे क्या हो जाएगा, स्पीड भी हाई होगी, और हमें ये भी पता है कि फिर ये इनफाइनाइट तो नहीं होगा, लेकिन गीगाबाइट ईथरनेट की फॉर्म में जो है वो काम करेगा। जियोग्राफिकल एरिया के लिए हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो बेस्ट रहता है। डिज़ाइन फॉर यूज़, स्पेशल परफॉर्मेंस मेजर मस्ट बी टेकन, हमें पता है कि जब हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, चूँकि ये सारा टॉपिक आप परफॉर्मेंस के ऊपर हो रहा है, तो परफॉर्मेंस में डिज़ाइन भी तो आता है ना, तो आपका डिज़ाइन भी आपकी परफॉर्मेंस का पार्ट होता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है। तो ये यहाँ पे इसको भी लाजमी हमने फोकस करना है कि आपका जो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन है, क्या वो अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है तो आपने सिर्फ डिज़ाइन ही किया है या उसकी बैक एंड पे भी अच्छा काम किया है, तो हर चीज़ आपने फुलफ़िल करनी है। फाइनली बड़ी देर से आप लोग सुन रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे, खैर पढ़ें। अभी तो मैंने आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट दे रही हूँ, अदरवाइज़ तो मैं एक एक लाइन पढ़नी थी, आपको पता ही है। फिर मेरा लास्ट पॉइंट है कैपेसिटी मैनेजमेंट टू गारंटी हाई परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम इन लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे कैपेसिटी मैनेज करना है। कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी में उसकी सलाहियत होती है कि कितनी उसकी मैनेजमेंट करनी है, जो भी हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, मॉनिटर करना चाह रहे हैं, कंटिन्यूस बेस, सारा कुछ इसके अंदर एक्सेप्टेबल, इसके अंदर लिमिट सारी होती हैं। तो यहाँ पे सारी एक्सेप्टेबल लिमिट्स उसके ऊपर लगेंगी। लाइक रेगुलर कम्युनिकेशन अगर कोई करता है बिजनेसमैन, तो अलाउ सिस्टम टू मैनेजर्स टू एंटिसिपेट और बिजनेस चेंजेस लाइक फॉरकमिंग मार्केटिंग कैंपेन, जो भी उसके ऊपर परफॉर्म कर रहा है। चले जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक लेक्चर कम करते 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 बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। एनीवे कोई बात नहीं, थ्योरी है तो बाकी हम जो सिक्योरिटी का कंसेप्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक।